हेलो एवरीवन, कविता हियर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ OMG 2 का एक्सप्लेनेशन। अब तक तो हमें अक्षय कुमार ही सिर्फ खतरों के खिलाड़ी लगते थे, लेकिन इस बार OMG 2 की पूरी टीम ने ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी तरह का बोल्ड मूव लेने से नहीं कतराएगी। ये मूवी स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बनी है। जितनी क्रिटिकल ये मूवी है, उतनी ही चैलेंजिंग ये बड़े पर्दे पे होने वाली है। अगर बात करें इस मूवी के थीम की, तो भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करता है बिना किसी कंडीशंस के, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। इस मूवी की शुरुआत होती है हमारे महादेव के मंदिर से। उसी के साथ साथ महादेव के सबसे बड़े भक्त कांतिलाल के ऊंची ऊंची वादियों के साथ होती है। सच कहूँ तो ये गाना बहुत ही सूदिंग है। महादेव का ये सबसे बड़ा भक्त कोई भी काम करने से पहले महाकाल का आशीर्वाद जरूर लेता है। एक छोटे से गाँव में उसकी एक दुकान है जहाँ वो पूजा का सामान बेचता है और उसका बेस्ट फ्रेंड रवि उस दुकान की देखभाल करता है। उसी दिन एक इंसिडेंट ये होता है कि कांतिलाल की शॉप पे कोई एक भक्त अपना बैग भूल जाता है। उस पे कांतिलाल कहता है कि उसे दुकान में ही रख दो, मैं घर जाते समय लेके चला जाऊंगा। इस मूवी में कांतिलाल का एक छोटा सा प्यारा सा परिवार दिखाया है, जिसमें उसका बेटा, बेटी और पत्नी है। उसी रात कांतिलाल का बेटा विवेक अपने फ्रेंड के यहाँ पढ़ने गया था और रात को वही रुकने वाला था। फिर कांतिलाल अपनी बेटी को बुलाता है और कहता है कि बेटा, ये बैग तो देखो, इसे कोई अपनी दुकान में ही भूल गया। एक काम करो, तुम ये बैग अलमारी के ऊपर रख दो। अगले दिन जब कांति किसी से बात कर रहा था तो उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। कांति घबरा कर हॉस्पिटल पहुंचता है। एक्चुअली कांति का बेटा विवेक हॉस्पिटलाइज था। कांति की वाइफ कविता कहती है कि डॉक्टर सिर्फ आपसे ही बात करेंगे। फिर कांति डॉक्टर से मिलने डॉक्टर के ऑफिस में जाता है। डॉक्टर कांति को समझाता है कि ये जरा सेंसिटिव मामला है। डॉक्टर कांति को बातें घुमा घुमा कर कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा अब जवान हो चुका है और जोश में अपने लिंग का साइज बढ़ाने के लिए उसने वाइग्रा की 3 टैबलेट्स ले ली थी, जिसकी वजह से आपका बेटा बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया और उसी एक्साइटमेंट में हस्तमैथुन की वजह से वो बेहोश हो गया। ये मूवी देखने वालों को या फिर ये एक्सप्लेनेशन सुनने वालों को मैं पहले ही कह दूं कि इस मूवी को किसी जजमेंट की तरह से ना देखें, बल्कि एक अवेयरनेस की तरह से देखें। अब डॉक्टर कांति से कहते हैं कि आपको अपने बेटे से कॉन्वर्सेशन करना चाहिए, उससे अच्छे से बात कीजिए, उसे समझाइए और उसे बाप की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह मिलो, तभी वो खुल के अपनी मन की सारी बातें तुम्हें बताएगा। फिर कांजी अपनी बेटी और पत्नी को घर जाने को कहता है और विवेक को लेकर घर आता है। वो विवेक से कहता है कि तुम अब आराम करो, हम सुबह बात करेंगे। और फिर वो अगले दिन जाके राकेश से मिलता है, जो कि विवेक का बेस्ट फ्रेंड है। कांजी उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा। तब राकेश कहता है कि अंकल, स्कूल में सालसा डांस की प्रैक्टिस थी। विवेक और सोफी एक साथ पार्टनर की तरह डांस कर रहे थे। टीचर भी उनके परफॉर्मेंस से बहुत खुश थी, बट इस बात से रुमेल खुश नहीं था। रुमेल सोफी का बॉयफ्रेंड था और अगले दिन विवेक ने देखा कि उसका पार्टनर अब चेंज हो चुका है। जब वो मैम से पूछने जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसे मैम कहती है कि ये सोफी की चॉइस है। जब वो सोफी से जाके पूछता है तो सोफी उसे कहती है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। फिर बाथरूम में आकर रुमेल उसे अपने दोस्तों के साथ चिढ़ाने लगता है, ये कह के कि तेरा तो बहुत छोटा है और इसीलिए शायद तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही है और शायद फ्यूचर में मिलेगी भी नहीं। सोफियाज मेरे साथ है क्योंकि साइज मैटर्स। और सभी बच्चे उसे छोटा पप्पू कह के चिढ़ाने लगते हैं। ये बात विवेक को इतनी हर्ट करती है कि वो बस अब एक ही चीज चाहता है कि कुछ भी करके वो सोफी को और बाकी लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहता था और इसीलिए वो अब गूगल पे हमेशा आर्टिकल्स पढ़ते रहता था, वीडियोस देखते रहता था कि उसकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे कहाँ और कैसे मिलेगा। जब वो इंटरनेट पे सर्च करता है तो उसे ये पता चलता है कि हाउ साइज मैटर्स। इसकी वजह से आपको अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ सकती है, आपका गृहस्थी जीवन कभी सुखी नहीं रहेगा। इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग तो इस वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। ये सब देख के विवेक अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसने ऐसे ही किसी आर्टिकल्स में ये भी पढ़ा था कि अगर आप डेली हस्तमैथुन करते हो तो शायद चांसेस है कि आपका साइज भी बड़ा हो जाए, लेकिन जैसे आर्टिकल्स में लिखा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था और उसकी वजह से विवेक की परेशानियां और बढ़ रही थी। दूसरे दिन विवेक अपने दोस्त के साथ स्कूल से लौट रहा था तो एक आदमी रास्ते पे एक जड़ी बूटी बेच रहा था, जो कि ये दावा कर रहा था कि ये जड़ी बूटी यूज करने के बाद आपके सारे शारीरिक और गुप्त रोग के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। विवेक ने वो भी खरीद ली और एक की जगह उसने 10 बॉटल्स यूज की, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर वो एक बैनर देख के एक डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ लोगों पे एक लाइट इंडिकेटर से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उनको ये दिखाया जाता है कि क्या वो सच में कैपेबल है या नहीं। उनसे उनकी मर्दानगी का अंदाजा लगाया जाता है। अगर लाइट रेड हो तो तुम कैपेबल नहीं हो। जैसे ही लाइट रेड होती है विवेक डिप्रेशन में चला जाता है। फिर वो कुछ सीनियर्स से ये पता करता है कि मेडिकल शॉप में जाके गोलियां लाए
जाए और उसे खा के देखे, शायद उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन परेशानी में विवेक एक की जगह 3 गोलियां खा लेता है। उसके बाद वो मास्टरबेट करके बेहोश हो जाता है। फिर कांति घर जाके विवेक से बात करता है और कहता है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, मैंने लोन लेके तुम्हें इतनी बड़ी स्कूल में डाला है, सोचा अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो शायद हमारी गरीबी कम हो जाएगी, और बेटा तुम इन सब चीजों में लगे हो, छी छी छी। आज तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। विवेक पापा से कहता है कि प्रॉमिस किया, मैंने किया था, लेकिन हर बार वो प्रॉमिस टूट जाता है क्योंकि अब ये मेरी आदत बन चुकी है। फिर कांति विवेक को स्कूल छोड़ने जाता है तो कांति को प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाते हैं और विवेक का एक वीडियो दिखाते हैं जब विवेक टॉयलेट में मास्टरबेट कर रहा था। रुमेल और उसके फ्रेंड्स उसका वीडियो बना के उसे इंटरनेट पे अपलोड कर दिया था। तभी स्कूल और मंदिर वाले ट्रस्टी ये कहते हैं कि ऐसा अश्लील काम आपका बेटा कैसे कर सकता है, स्कूल में ऐसी चीजें करना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसे स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर देते हैं और उसे ये भी धमकी देते हैं कि अगर आप ट्रस्टी के फ्रेंड नहीं होते तो हम ऐसा रूल करते कि आपके बेटे को किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि कल से उसे स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। कांति विवेक से कहता है कि बेटा घर में किसी को पता न चले, लेकिन इंटरनेट पे डाला हुआ वीडियो कहाँ रुकने वाला था, उनके मोहल्ले वालों को भी सब पता चल चुका था। इस वीडियो की वजह से उसकी बहन नंदिनी और उसकी माँ कविता को बहुत इंसल्ट सहन करनी पड़ी, हर जगह से सुनने को मिल रहा था। इस बात से परेशान होकर वो दोनों बहुत रो रही थी। फिर गंगा घाट में कांति शिवजी से विनती करता है कि मैं आपका परम भक्त हूँ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, रास्ता दिखाए प्रभु। तब एक आकाशवाणी होती है और शिवजी के रूप में उनका एक दूत डुबकी लगा के पानी से बाहर निकलते हैं और वहाँ से निकलते हुए वो आशीर्वाद के तौर पर कांति के सर पे गंगा जल छिड़कता है। फिर कांति रात को घर पहुँचता है। फिर उसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। इंस्पेक्टर उसे कहता है कि तुम पुलिस स्टेशन आ जाना, और वही पुलिस स्टेशन में हम महाकाल को देखते हैं जो कि चिल्ला चिल्ला के सबको ये कह रहे थे कि अगर मुझे मेरा सामान नहीं मिला तो मैं पूरा तांडव कर दूंगा, ये पूरा पुलिस स्टेशन भस्म कर दूंगा। और दूसरी ओर रोमेल के पिता कहते हैं कि आपके बेटे ने आज मेरे बेटे को गला पकड़ के मारने की कोशिश की, इस पे तो मैं हाफ मर्डर का केस जरूर लगाऊंगा। तो कांति पुलिस ऑफिसर से ये कहता है कि सर मेरा बेटा बहुत शरीफ है, वो बहुत सीधा है, बिना किसी वजह के वो किसी से भी झगड़ा नहीं करता। तब रोमेल के पापा ये कहते हैं हाँ आपका बेटा कितना सीधा है ये तो हमने देख ही लिया है, सर आप भी ये वीडियो देखिए। तो कांति कहता है कि सर इस बात में ये वीडियो कहाँ से आ गया। तब पुलिस ऑफिसर जब वो वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ कांति साहब मुझे पता चल गया कि आपका बेटा कितना सीधा साधा है। तब पुलिस ऑफिसर विवेक को बुलाता है। पहले तो विवेक बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन जैसे ही महाकाल उसके हाथ पे हाथ रखता है उसमें हिम्मत से आ जाती है और वो वहाँ चला जाता है। तब कांति अपने बेटे से कहता है कि इन सभी से माफी मांगो, और जब विवेक माफी नहीं मांगता तो कांति उसे जोर से एक थप्पड़ मारता है। उस बात पे महाकाल कहते हैं कि सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता, हर हर महादेव, ये कह के वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर रात को और उनका परिवार उनके गांव जाने के लिए तैयार होते हैं। उसी दौरान विवेक बाथरूम में पॉइजन पी रहा था। उसके बाद जब वो स्टेशन पहुंचते हैं और कांति को बैठने की जगह नहीं मिलती, और जब वो एक बेंच के पास जाके देखता है कि कोई तो सोया हुआ है, और जब वो उसका चादर हटाता है तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि खुद साक्षात महाकाल थे। तब कांति उसे पूछता है कि भाई तुम्हें तुम्हारा सामान मिला या नहीं मिला, और तुम्हारा गला नीला क्यों हो गया है। तब महाकाल कहते हैं कि भक्तों की विष पीते पीते गला भी मेरा नीला हो गया है। असलियत में जो पॉइजन विवेक ने पिया था वो महाकाल ने अपने आप में समा लिया। तब महाकाल उसे पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कैसा है, तो वो कहता है मेरा बेटा तो ये रहा, लेकिन वहाँ पे विवेक मौजूद नहीं था। परेशान होकर जब कांची उसे ढूंढते ढूंढते इधर उधर भटकता है तो उसे रेलवे ट्रैक पर विवेक दिखता है, जहाँ तेजी से एक ट्रेन विवेक की ओर आ रही थी। अपने बेटे को बचाने के लिए कांति दौड़कर उसकी तरफ जाता है ताकि वो अपने बेटे को बचा सके, लेकिन ट्रेन इतनी करीब थी कि उसको बचाना नामुमकिन था। कांति को लगा कि उसने अपने बेटे को खो दिया है, लेकिन जैसे कि इस मूवी में दिखाया गया है जिस पे महाकाल का हाथ हो, उसे चिंता की क्या बात। विवेक बिल्कुल भी सेफ था महाकाल की छत्रछाया में। फिर कांति महाकाल को पूरी बात बताते हैं। पूरी बात सुनने के बाद महाकाल कांति से कहते हैं अपनी समस्या से दूर भागने से क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मोबाइल फोन तो उधर भी रहेगा, इंटरनेट तो उधर भी रहेगा, वीडियो तो सारे लोग देखेंगे। कांति पहले तुम ये सोचो कि विवेक ने जो किया क्या वो सच में गलत था, क्या सच में ये कोई अपराध है, अगर अपराध है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। खुद से ये सवाल पूछो और तुम्हें खुद से अपना जवाब मिल जाएगा। जो मानव जीवन का सत्य है तुम उसी को अश्लील कह रहे हो। तब कांति कहता है कि हाँ प्रभु मैं हार गया, अभी तुम ही
ही बता दो मैं क्या करूं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तो महाकाल ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उनपे केस करता, मानहानि का दावा करता और उन्हें माफी मांगने पे मजबूर करता। उस स्कूल के ऊपर जिसने मेरे बेटे को बेवकूफ बनाया, जिन्होंने बिना सोचे समझे मेरे बच्चे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा के उसे स्कूल से निकाल दिया। और फिर महादेव कहते हैं कि मेरा काम है सिर्फ रास्ता दिखाना, चलना तुम्हें खुद को ही होगा। हर हर बोले और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कांति वहीं पे बैठ के थोड़े समय के लिए सोचता है और उसके बाद अपने बेटे विवेक से जाके सॉरी बोलता है और कहता है बेटा हम कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग लड़ेंगे। और फिर वो अगले दिन गंगा जी को प्रणाम करके अपने दोस्त वकील की हेल्प से स्कूल पे, उस मेडिकल शॉप पे, वो आयुर्वेदिक दवाई वाले पे और उस डॉक्टर पे केस कर देता है। जब वो नोटिस भिजवा रहा था, एक नोटिस वो खुद के नाम पे भी भेजता है क्योंकि अपने बेटे की अच्छे से परवरिश करने में वो नाकामयाब रहा। फिर हम कोर्ट में सारे आरोपी और कांति को देखते हैं और वहाँ मौजूद सारे आरोपी कहते हैं कि ये क्या है, ये मजाक चल रहा है, तुम खुद ही के ऊपर केस कर रहे हो। तब कांति का लॉयर बोलता है कि मेरे क्लाइंट के बच्चे के मेंटल हरासमेंट में इनके साथ साथ ये सभी आरोपी इसमें शामिल हैं और इन सब में सबसे ज्यादा जिम्मेदार है ये स्कूल के साथ साथ सभी लोगों को विवेक से माफी मांगनी होगी और शिवजी को 101 रुपए अर्पण करके विवेक को फिर से स्कूल में एडमिट करना होगा। स्कूल की तरफ से कामिनी नाम की लॉयर आती है, वो इस शहर की सबसे बड़ी लॉयर दिखाई गई है। वो स्कूल और सभी लोगों को कहती है कि मैं आपकी तरफ से केस लड़ूंगी। इस पे कांति का लॉयर ये कहता है कि भाई मैं तो तुम्हारा केस अब नहीं लड़ सकता, ये इस शहर की सबसे बड़ी लॉयर है, तुम किसी और को पकड़ो। कामिनी कहती है कि माय लॉर्ड ये किस बेस पे केस कर रहे हैं, इनके बच्चे ने जो अश्लीलता की है इसकी वजह से उसे स्कूल से रस्टिकेट किया गया है और ये केस पूरा बेबुनियाद है। उस पे कांति कहता है कि माय लॉर्ड मुझे थोड़ा समय दिया जाए, मेरा लॉयर भी जा चुका है। इसकी वजह से कांति को कोर्ट अगली डेट देता है। कांति घर जाके देखता है कि उसकी बेटी रो रही थी और कहती है कि पापा भाई ने ये करने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, मोहल्ले वाले सभी लोग हम पे थूक रहे हैं। उसी समय अलमारी पे रखा हुआ वो बैग जो दुकान से लाए थे वो गिरता है, जिसमें से कुछ पुरानी किताबें और मूर्तियां गिरती है और कांति वो बुक्स देख के शॉक हो जाता है और एक एक करके सारी बुक्स देखने लगता है। और जैसे ही वो इंटरनेट पे सर्च करता है तभी उसकी बेटी भी उसकी हेल्प करती है। आखिर परिवार ही तो काम आता है। फिर कांति कोर्ट में जाके शुद्ध हिंदी में पिटीशन देता है और कहता है माय लॉर्ड मेरी तरफ से कोई भी लॉयर केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं खुद का ही केस लड़ना चाहता हूँ। और जज भी उसे परमिशन दे देते हैं। तब कामिनी कहती है कि जज साहब इनके बेटे ने स्कूल के बाथरूम में जो अश्लील काम किया है वो बहुत ही शर्मनाक है। तब कांति कहता है कि क्या शर्मनाक, क्या अश्लील, आप क्या बोल रहे हो। तब कोर्ट में जज कहते हैं कि आप ऐसे ही काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, जब आपको बोला जाएगा तभी आप कहिएगा। तब कांति कहता है कि सर हस्तमैथुन करना कहाँ गलत है, ये कहाँ लिखा हुआ है, कोई सी भी ऐसी किताब दिखा दो जिसमें ये लिखा हो, तब मैं ये बात मान लूंगा कि मेरे बेटे ने अश्लील हरकत की है। तब कामिनी कहती है कि ये बात कहीं लिखी नहीं है, लेकिन ये बात मोरली गलत है और इसी वजह से स्कूल ने इनके बच्चे को स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया है और अब ये अपना गुस्सा स्कूल पे निकाल रहे हैं अपने बच्चे को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। तब कांति कहता है कि सर ये गलत कह रही है, मेरे बेटे ने जो भी किया वो अज्ञानता, जिज्ञासा और बहकावे में किया है। अगर स्कूल वाले ऐसी शिक्षा स्कूल में ही दे देते तो मेरे बेटे का ना ये वीडियो बनता और ना ही ये लोग मेरे बेटे का फायदा उठाते। तो ये स्कूल की ही गलती है। स्कूल ने पढ़ाई तो कराई लेकिन उन्हें अच्छे से सेक्स एजुकेशन नहीं दिया। इस बात पे कामिनी ये कहती है कि कोई भी स्कूल ऐसी शिक्षा नहीं देती है। तभी कांति अपने बैग से पंचतंत्र की एक किताब निकालता है जो कि बहुत पुरानी है, जहाँ पे इंडियन हिस्ट्री लिखा गया है, जहाँ पे विज्ञान, धर्मशास्त्र और इसके साथ साथ काम शास्त्र भी सिखाया गया है। तो जज साहब ये कैसे कह सकती है कि ये कोई सी भी स्कूल या किताब में सिखाया नहीं गया है। फिर वो कामसूत्र और चरक संहिता की भी किताब दिखाता है जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों ने लिखी है और उसी के साथ साथ वो बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी दिखाते हैं जहाँ पे अजंता, पुरी जगन्नाथ, उसके साथ साथ बहुत सारे मंदिरों के भी फोटोज थे जिनके दीवारों पे कामसूत्र से इंस्पायर हुए बहुत सारे नक्शियां बनी हुई थी। तब कामिनी कहती है कि ये सब बेफुजिल की बातें हैं और इसलिए स्कूल आपसे माफी नहीं मांगेगा। तब जज कहते हैं कि ये बात आप मुझ पे छोड़ दीजिए कि कौन किससे माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा।
वो तो मैं देखूंगा ना। और फिर वो कांति से कहते हैं कि आपकी बात में दम तो है, हम आपका केस जरूर रजिस्टर करेंगे। अगले दिन मंदिर के पुजारी आके कांति और उसके परिवार को सुनाता है कि ऐसे परिवार से अच्छा कोई सड़क का इंसान हो, इस परिवार से हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन पे, जहाँ पे जज कोर्ट में सेल्फी ले रहे थे, क्योंकि इससे पहले कोर्ट में इतनी भीड़ किसी भी केस के लिए नहीं थी। सच में आधे लोग तो बस एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ आए थे कि ये कॉन्वर्सेशन आगे कैसा जाता है, इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। फिर विवेक को कोर्ट रूम में बुलाया जाता है। कामिनी विवेक से ये सवाल करती है, तुमने जो स्कूल के बाथरूम में किया, क्या वो तुम्हारी नजर में सही था? क्या तुमने जो किया वो तुम सबके सामने बोल के बता सकते हो? उसके सवालों से डरकर विवेक वहाँ से भाग जाता है। रात को जब सब घर में सो रहे थे, बाहर से कोई शिवजी का गाना गा रहा था। जब कांति बाहर जाके देखता है तो और कोई नहीं बल्कि साक्षात महादेव थे। तब शिवजी कांति से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, इंसान को जो सुनने में अच्छा लगे तुम वही बोलो, शर्म मत करो। जो बात पूरी दुनिया को पता है वही बात सबके सामने खुल के बताओ, तभी तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। हर हर महादेव। और ये कह के शिवजी वहाँ से चले जाते हैं। इस मूवी की एक बहुत अच्छी सिग्निफिकेंट सी बात है, जब भी शिवजी वहाँ से निकलते हैं उनके पीछे एक नंदी हमेशा जाता है। फिर अगले दिन जब कामिनी कांति के परिवार को और नीचा दिखाने के लिए उसकी बेटी को बुलाती है और पत्नी को बुलाती है, तब कविता और नंदिनी बड़े ही अच्छे शब्दों में जो एक नेचुरल चीज है उसको नंदिनी कहती है कि मास्टरबेशन तो नॉर्मल है, इसकी वजह से हमारे शरीर में डोपामिन हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड और हमारा सोल रिलैक्स होता है। और ये चीज तो सभी करते हैं क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। और कांति की पत्नी कविता कहती है, ये तो सभी लोगों ने किया होगा, जज साहब आपने नहीं किया, आपके बच्चे नहीं है, अगर आपने ही किया होगा तो प्लीज आप इन्हें समझा दीजिए कि ये कैसे होता है, इसमें शर्म किस बात की। तब कामिनी कहती है कि आपकी फैमिली तो बहुत मॉडर्न और बेशर्म है, आप घर से ही उन्हें सिखा के लाए हो। चलो ये भी ठीक है। जज साहब मैं अब एक और गवाह को बुलाना चाहती हूँ जिसका बच्चा हमारे ही स्कूल में पढ़ रहा है, यानी कि मेरे क्लाइंट की स्कूल में पढ़ रहा है। एक्चुअली ये कामिनी जो लॉयर है वो इस स्कूल के प्रिंसिपल यानी कि डायरेक्टर की डॉटर इन लॉ है, यानी कि बहू होती है। तो ऑफ कोर्स वो तो ये केस व्यापार के नजरिए से ही लड़ेगी। कामिनी उस गवाह को बुलाती है और कहती है कि क्या तुम अपने बारे में खुल के सबको बता पाओगी? तब वो कहती है कि मैं एक सेक्स वर्कर हूँ, मेरा बेटा उनकी स्कूल में काम करता है। तभी कामिनी कहती है कि हमें इस काम से या फिर हमें इस शब्द से कोई घृणा नहीं है, इनका बेटा हमारे स्कूल में पढ़ता है, इससे भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके बच्चे ने जो हरकत की है वो स्कूल के दायरे में की है और इसीलिए हमने स्कूल से उसे निकाल दिया है। तब कांति कहता है कि सर क्या मैं इनसे कोई सवाल कर सकता हूँ? तब कांति उससे कहता है आपने ये काम कब स्टार्ट किया? वो उन्हें कुछ मूर्तियां दिखा के ये पूछता है कि क्या आपको ये पोजीशंस आती है, अगर आती है तो आपने किससे सीखी? उस बात पे सेक्स वर्कर ये कहती है कि मुझे एक दीदी ने सिखाया। तब कांति कहते हैं कि शायद उनकी बहन ने सिखाया हो। उस बात पे वो कहती है हाँ। तब कांति उससे पूछता है कि आपके जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी लाइन लगाते हैं, जो भी आते हैं आपके पास, क्या आप उनके साथ एंजॉय करते हैं? तब वो सेक्स वर्कर फ्रस्ट्रेट होके ये कहते हैं कि मुझे इस काम में कोई मजा नहीं आता है, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि सारे मर्द यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होके आते हैं, उन्हें औरत का ना दिल समझ में आता है ना फीलिंग्स, सब बस अपने शरीर की भूख मिटाने आते हैं या फिर हमारे पास रोने आते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। किसी को भी ये नहीं पता कि एक लड़की ऐसे खुश होती है, उसे क्या चाहिए होता है। तब कांति उनसे पूछता है कि आप क्या चाहेंगे कि आपका बेटा भी ऐसा ही बने या फिर एक समझदार इंसान बने जो कि औरत की फीलिंग्स को समझे, उसके भाव को समझे, या फिर कोई ऐसा इंसान जो पढ़ा लिखा हो लेकिन उसे इन चीजों से कोई लेना देना ना हो। और ये चीजें तो आप नहीं सिखा सकते ना उन्हें, तो उन्हें ये कौन सिखाएगा? ये बातें तो स्कूल ही सिखाएगा। इस बात पे सेक्स वर्कर अग्री करती है कि हाँ। तभी कांति कहता है कि पॉइंट टू बी नोटेड सर, और उस बात पे कहता है कि अगर मेरे बेटे को भी ऐसे ही समझाया गया होता तो शायद आज ये नौबत मुझ पे या फिर मेरे परिवार पे नहीं आती। उसके बाद कांति उस जड़ी बूटी वाले आदमी को, उस मेडिकल वाले को, डॉक्टर को कटघरे में बुलाता है। उसके बाद उन्हीं के पेशे के बारे में एक एक करके कार्रवाई होती है और उसमें ये पता चलता है कि सभी लोग ढोंगी हैं, क्योंकि कोई भी पिल या फिर कोई भी पाउडर, चूरन, तेल
किसी की भी मदद से आपका लिंक बड़ा नहीं हो सकता है। ये लोग लोगों को सिर्फ झूठी आशा बेचते हैं। फिर कांति स्कूल को किताब दिखा के कहता है कि इन्हें मानव की नेचुरल प्रक्रिया से आपत्ति है, लेकिन इन्हीं के बुक्स में मेंढक की रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में लिखा गया है। एक गाय बछड़े को दूध पिला रही है, ऐसी फोटोज भी दिखाई जा रही है, लेकिन इन्हें पढ़ने वाले जो इंसान है वो अपने ही बारे में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तब कामिनी कहते हैं कि ये सब पॉसिबल नहीं है। बोलना जितना आसान है, इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। ये बार बार बस एक ही कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल को गलत ठहरा कर उनके बच्चे को फिर से एडमिशन दिया जाए और स्कूल गिल्टी फील करे। तब कांति भगवान के सामने माथा टेकता है। तब भोलेनाथ साक्षात उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे भक्त हो, फिक्र क्यों कर रहे हो, ये लो कचौरी खाओ और खाते समय अच्छे से खाना। कचौरी खाते समय कांति को पेपर में कुछ कोटेशंस दिखते हैं। फिर कांति एक पेपर की शॉप में जाके पुरानी रद्दी खरीदता है और सारी तैयारी के साथ नेक्स्ट दिन कोर्ट आ जाता है। फिर कांति कहता है कि ये एक बायोलॉजिकल टेम्पलेट है जहाँ सब कुछ है, लेकिन गुप्त अंग का कोई भी फोटो नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें गुप्त अंग बोला जाता है। तब कांति कहता है कि ऐसा किसने कहा, किसी ने नहीं ना। अगर हम हमारे पैर को ही गुप्त अंग बना दे तो क्या तुम पैर ही छुपा देते। और कहता है कि जज साहब, भगवान ने हमें जैसे बनाया है हमें वैसे ही बोलना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। बच्चे अगर देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। और वो बहुत सारे चौंकाने वाले डेटा प्रेजेंट करता है, जहाँ पे सेक्सुअल डिसीजेस के बारे में, गुड टच, बैड टच, हैरेसमेंट, अब्यूज, इन सभी चीजें के बारे में बात करता है और कहता है कि ये सारी चीजें बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, जो कि कोर्ट में किसी को नहीं पता था। जब कांति घर में होता है तब उसके घर पुलिस आती है और कहती है कि तुम्हारे ऊपर टोटल 47 केसेस हैं, जो कि देश के अलग अलग जगहों से आए हैं। इसके बाद सेटलमेंट के लिए स्कूल वाले कांति को 1 करोड़ का चेक ऑफर करते हैं। स्कूल के दबाव से और समाज के प्रेशर से कांति हाँ कह देता है और सिग्नेचर भी कर देता है। घर लौटते समय कांति का एक्सीडेंट हो जाता है। अगला सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के आईसीयू में, जहाँ पे कांति को शिवजी के दर्शन होते हैं, जिसपे शिवजी कहते हैं कि तुमने अभी तक मेरा पूरा रूप नहीं देखा है। और उसी समय शिवजी अपने संपूर्ण रूप का दर्शन देते हैं। उन्हें साक्षात अपने सामने देख के कांति जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, महादेव मैंने आपको नहीं पहचाना, इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो गई। महादेव कहते हैं, इससे भी बड़ी भूल ये है कि तुम अपने मार्ग से भटक गए। मेरा हाथ तुम्हारे सर पे था लेकिन फिर भी तुम डर गए। तुम महादेव के भक्त हो, तुम मर नहीं सकते। जो काम तुमने अधूरा छोड़ा है अब वो तुम ही पूरा करोगे। फिर कांति आईसीयू से निकलता है और उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर महादेव उसे कोर्ट तक पहुंचाते हैं। तब तक कामिनी कोर्ट में ये साबित कर चुकी थी कि कांति एक लालची इंसान है, जिसने अपने फायदे के लिए स्कूल पे एक झूठा केस डाला था। लेकिन तभी वो कांति को देख के चौंक जाती है। कांति वहाँ पहुँच के कहता है कि मैंने स्कूल के दबाव से ये चेक स्वीकार किया था, लेकिन मैंने अभी तक इसको अपने बैंक में नहीं डाला है, मैं ये वापस करना चाहता हूँ। तब कामिनी कहती है, ओके सब मान लिया, लेकिन अगर विवेक खुद स्कूल आने के लिए रेडी है तो हम उसे स्कूल में ले लेंगे। क्या विवेक के अंदर इतनी हिम्मत है कि खुद की अश्लीलता को वो अच्छा बोले और सबके सामने आके स्कूल में फिर से ज्वाइन करने के लिए तैयार हो। लेकिन तभी महादेव विवेक को वहाँ लेके आ चुके थे और विवेक आके कहता है कि मैम मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैंने जो किया वो गलत नहीं था, वो जगह गलत थी। उसी समय जब कामिनी सभी से पूछते कि कौन चाहता है कि उनके बच्चे स्कूल में सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़े, तब एक बच्चा अपना हाथ रेस करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ। उस बात पे कामिनी कहते हैं कि कौन सा तुम्हारा बेशरम बाप है जो ये चाहता है कि तुम सेक्स एजुकेशन सीखो। तब सभी को पता चलता है कि वो उस जज का ही बेटा है। उसके बाद एक एक करके सभी बच्चे अपना हाथ खड़ा करते और कहते हैं कि हम सभी इसके बारे में सीखना चाहते हैं। हम सिर्फ सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं बल्कि गुड टच, बैड टच, पीरियड्स, हरासमेंट, एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, इन सभी के बारे में सीखना चाहते हैं। इस बात पे कांति ये कहता है कि अगर हमारे सिलेबस में ये ऐड नहीं किया गया तो इन जैसे पाखंडियों की वजह से हमारे बच्चे भटक जाएंगे, अज्ञान में ही वो ज्ञान को ढूंढने लगेंगे और अपनी लाइफ को खतरे में डाल लेंगे। और हमारे टीचर्स को भी बच्चों की उम्र के हिसाब से उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए, उन्हें नॉलेज देना चाहिए। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है, जिसपे कामिनी ये कहती है कि तुम्हारी जीत तो पक्की थी क्योंकि तुम परिवार के लिए लड़ रहे थे और मैं व्यापार के लिए। सो दैट्स इट गाइस, प्लीज लेट मी नो हाउ वाज द एक्सप्लेनेशन, हाउ वाज द मूवी। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच इट। टिल देन बाय।